चलिए अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच पैदा हुए इस संकट की, जिसमें कि बड़ी संख्या में भारतीय ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनकी वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। और बड़ी संख्या में भारतीय अब ऐसे भी हैं जो यूक्रेन से निकलकर आसपास के देशों में शेल्टर में पहुंचे हैं। और रोमानिया की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कि 300 भारतीय पहुंचे हैं। और रोमानिया से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं अनन्या शर्मा, जो कि पढ़ने के लिए यूक्रेन गए थे और इस वक्त ये रोमानिया पहुंच चुके हैं और भारत वापसी के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। रोमानिया से इन्हें भी तमाम भारतीयों के साथ एयरलिफ्ट किया जाना है। अनन्या, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किस तरह की आपकी यात्रा रही, यूक्रेन से लेकर रोमानिया तक पहुंचने की कितना संघर्ष करना पड़ा? जी सबसे पहले तो नमस्ते सबको। हाँ जी, मैं इस समय रोमानिया के शेल्टर में हूँ, जहाँ जी इंडियन ऑफिशियल्स ने हमें प्रोवाइड किया है। और हाँ जी, ये 10-11 दिनों की जो जर्नी थी, ये काफ़ी बोले तो पॉजिटिव वे में एडवेंचरस रही। संघर्ष बिल्कुल बहुत ज़्यादा करना पड़ा, बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत बनाकर हमने पैदल चले हैं, हमने भूखे प्यासे जितना हो सकता था। काफ़ी संघर्ष में रहा ये सफ़र। जी, तो आप कैसे पहुंचे रोमानिया तक? बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनके वीडियो सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि वो काफी काफी दूर तक पैदल चले गए। यूनिवर्सिटी से निकले तो कोई साधन नहीं मिल पा रहा था, कोई बस उन्हें नहीं मिल पा रही थी, ट्रेन नहीं मिल पा रही थी। आपका सफर कैसा रहा रोमानिया तक? जी जी, सबसे पहले तो जब हम खार्किव में, जहाँ मैं प्रेजेंट था, जहाँ मैं जी रहता था, जी वहाँ से हम पैदल गए थे रेलवे स्टेशन तक, जो था 11 किलोमीटर दूर। जी वहाँ से हमें फिर इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी कि एक जी सेफ जगह आपको अलॉट की गई है। वहाँ से हम फटाफट, फिर हम लगभग 15 से 18 किलोमीटर हम पैदल दोबारा चलकर उस पिसोचिन नामक जगह पे गए थे, जी जहाँ पे हम 2 दिन ठहरे थे। उसके बाद हमने वहाँ से बसेस अरेंज करके रोमानिया के बॉर्डर तक हम खुद आए हैं। फिर उसके बाद 3 किलोमीटर का और लंबा हमने पैदल चलकर भूखे प्यासे और बॉर्डर क्रॉस किया। आज हमारे यहाँ के टाइम के हिसाब से 2-3 बजे रात के, और इस समय यहाँ 12 बजे हैं दोपहर के। जी। अच्छा, एक चीज और बताइए अनन्या कि बड़ी संख्या में भारतीय वहां फंसे हुए हैं, लगातार भारतीय वीडियो के जरिए भी संदेश भेज रहे हैं। खार्किव में कितने छात्र थे और अब कितने छात्र वहां बचे हुए होंगे, या तमाम निकल कर आ चुके हैं खार्किव से, क्योंकि वहां तो हालात लगातार बिगड़ रहे हैं? यस मैम, अभी जितना मुझे इंफॉर्मेशन पक्की तो नहीं पता, पर जी जितना सुनने में मिला है कि खार्किव में लगभग सारे बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जो जी थोड़े बहुत बचे हैं उनके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी स्पेशल ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रही है। और जो दूसरा बहुत ज़्यादा ग्रस्त एरिया है वह सुन्नी एरिया है, जहाँ जी पर बहुत ज़्यादा अभी भी बच्चे हैं, जी जहाँ शेलिंग और बम्बार्डमेंट हो रही है जिन पे। तो इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन एम्बेसी के लोगों ने बिल्कुल उनको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया है। तो वो भी जल्द से जल्द आज कल पहुंच जाएंगे और एयरलिफ्ट हो जाएंगे। जी। अनन्या, हम भी लगातार तस्वीरों में देखते रहे हैं कि खार्किव में लगातार बम गिर रहे थे। लगातार हालात ऐसे थे कि वहां पर कोई भी अपने घरों से निकलने से भी डर रहा था कि बाहर निकले तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी किसी बम का शिकार बन जाए। वहां पर आपने कौन से हालात देखे? वहां पर क्या बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति थी? और ये तक हमने सुना है कि बहुत से छात्र जो वहां फंसे हुए थे उन्हें खाने पीने तक की दिक्कतें आई है। जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद बंकर में 8 दिन तक रहा हूँ। जी और हमने 500 से ज़्यादा बच्चों के लिए, 1000 से ज़्यादा बच्चों के लिए खाने पीने का सामान इकट्ठा किया। तो मुझे पता है कि सबको उतना नहीं मिल पाया। जितना मिल पाया वो भी बहुत मुश्किल से मिला है, क्योंकि बाहर सारा कर्फ्यू लगा हुआ था और खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी। हमारी जो कंसल्टेंसी, जो हमारे एजेंट थे, जिनके तरफ से मैं आया हूँ, एजुपीडिया, हरदीप सर, उन्होंने जी 2000 बच्चों का, 3000 बच्चों का लगभग अरेंजमेंट किया, खाने पीने से लेकर हर एक चीज। क्योंकि बच्चे सिर्फ बंकरों में नहीं, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, बताया था जी कि मेट्रो के बंकरों में भी रह रहे थे बच्चे। जी तो जितना उनसे हो सकता था उन्होंने बच्चों के लिए खाने पीने का किया था। लेकिन फिर जब हम वहां से निकले, हमें जब एडवाइस दिया है कि अब हमें खाकी छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करो या मरो वाली स्थिति हो गई थी। जी जी क्योंकि अब सिविलियन बिल्डिंग्स के ऊपर भी बॉम्बार्डमेंट हो रही थी। और आपने सुना होगा कि एक हमारे ही यूनिवर्सिटी के छात्र की उस दुखद मर भी गए थे वो, जी उनकी डेथ हो गई थी। तो हमें फिर ये गाइडलाइन है कि आप निकलिए। तो फिर जब हम निकले तो फिर जाहिर सी बात है, हम खाने पीने का इतना सामान नहीं ले जा पाए। तो बच्चे 2-2 दिन तक भूखे भी रहे हैं। लेकिन भगवान का यही शुक्र है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सारे सेफली यहाँ शेल्टर्स में आप पहुंच चुके हैं।
जी। अब हम बात करते हैं उन हालातों की जो आपने देखे हैं, और बहुत ही मुश्किल वो दौर रहा। ना केवल वहां फंसे हुए भारतीयों के लिए मुश्किल रहा, बल्कि यहाँ पर जो उनके परिजन थे उन्हें भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी कि बम गिर रखे हैं, सेना आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में रूसी सेना का क्या रहा वहां पर, भारतीयों के लिए क्या उनका रवैया रहा, और यूक्रेन के जो लोग थे क्या उन्होंने भी मदद किया आप लोगों की या नहीं की? मैम, अभी तक जब हम अपनी जर्नी कर रहे थे 4 से 5 दिनों की, जिसमें से हम काफी दिन पैदल चले हैं, जी। हमें अभी तक कोई भी रूसी मिलिट्री नहीं देखने को मिली खार्किव में। जी। और जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट की मिलिट्री जो थी और पुलिस थी, उन्होंने हमें काफी सहयोग दिया, काफी मदद करी हमें खार्किव से बाहर निकलने के लिए। जी। हमें चेक पॉइंट्स पे उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका, बल्कि जल्दी जल्दी हमें बचा के लेके गए हैं। जी। हाँ जी। और हाँ, कुछ इंसिडेंट बहुत हुए हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब हम रास्ते में खार्किव का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो उस समय हमारे 500 से 600 मीटर की दूरी पे मिसाइल आके गिरी थी, जिसमें से काफी बच्चे उसके ब्लास्ट से नीचे गिरे थे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को किसी जान माल का कोई वो नहीं हुआ था, बस बिल्डिंगों पे गिरे थे। तो जितने भी वहाँ मिलिट्री के लोग थे, उन्होंने हमें फटाफट उठा के, जितना मेरे साथ के दोस्त थे, उन्होंने बताया उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनको उठा के फिर वो बंकरों में शेल्टर में लेके गए, उनको बचाया, उनको आधा घंटा वहां रखा, और फिर जब बाहर सेफ हुआ तो उनको फटाफट आगे क्रॉस करवाया खार्किव का बॉर्डर, अपनी सिटी का बॉर्डर। जी। चलिए अनन्या, एक बार आप ये भी जानकारी दे दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और आप अपने परिवार के संपर्क में हैं, क्या आपने उन्हें बता दिया कि हम अब रोमानिया पहुंच गए हैं, अब तो सुरक्षित हैं? जी, मेरा नाम अनन्य शर्मा है और मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी। और हाँ जी, मेरे माँ बाप से मेरी बात दिन में एक बार हो पा रही थी, लेकिन बस मैं उनको यही बता रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी। और आज रोमेनिया आके हमें प्रॉपर कनेक्टिविटी मिली है, तो आज मम्मा पापा से वीडियो कॉल भी हो पाई, और जी। दादा दादी जी से भी, और जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं उनसे। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन गंगा, ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, जितने भी हम एज ए वॉलंटियर्स, जितने भी ये स्टूडेंट्स, ये और यूक्रेनियन गवर्नमेंट और यूक्रेनियन मिलिट्री, इन सब का सहयोग था। इसी की वजह से जितना सक्सेसफुल हो पाया है वो हुआ है। अगर जी। आप देखना चाहें तो मैं आपको अभी अपना बिल्कुल बिल्कुल, शेल्टर दिखाइए दिखाना आप। चाहूंगा, दिखाइए। जहाँ पे जहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एनजीओज, जो यहाँ आके बच्चों को खाने पीने का सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो अभी फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। ये फल फ्रूट सारी चीजें हैं। दीज ऑल पीपल जो पीछे हैं, हेलो, हाँ, ये सब यहाँ के लोकल्स हैं जो वॉलंटियरली हेल्प कर रहे हैं। देखिए, ये काफी, ये आप देख सकते हैं, ये सारे अभी खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, खाना आ चुका है। और ये जो वॉलंटियर है, ये इंटरनेशनल वॉलंटियर्स हैं। सारे बच्चों को अभी फिलहाल खाना मिल रहा है, कॉफी, चाय, दूध भी प्रोवाइडेड है। और ये जो शेल्टर है, इसमें मेरे वाले शेल्टर में इस लगभग 200 बच्चा है। और ऐसे बहुत सारे शेल्टर हैं जितना मुझे पता चला है। आप देख सकते हैं गद्दों से लेकर, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है, तो दो दो कंबल सबको मिले हुए हैं, तकिए से लेकर खाने पीने का, और वॉशरूम बच्चों को अच्छा प्रोवाइड किया गया है। उस तरफ आप देख सकते हैं इंडियन ऑफिशियल्स बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो लाइन में, क्योंकि जितना है आज बच्चे को एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा रात तक, जितना इंफॉर्मेशन अभी हमें मिली है। तो आप देख सकते हैं, मैं आगे और नहीं दिखा सकता इनको, ये इंडियन ऑफिशियल्स हैं। और ये एक बड़ा सा इंडोर स्टेडियम है जहाँ बच्चों को रखा गया है। और जितना मैं शुक्रिया अदा करूं हमारी फोर्सेस, इंडियन एम्बेसी और यूक्रेनियन गवर्नमेंट, यूक्रेनियन फोर्सेस मिलिट्री का, जो जिन्होंने हमें ये सेफली हमें बॉर्डर क्रॉस करना पॉसिबल करा पाए। और जी। जी। भगवान की कृपा से किसी भी बच्चे की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है अभी तक, जो मेरे साथ था, जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था। तो बिल्कुल, बहुत यही है। मुश्किल समय ये था हम भारतीयों के लिए भी, जो यहाँ बैठे थे और आए दिन तस्वीरें देख रहे थे। एक बार फिर से आप इस शेल्टर होम की तस्वीरें दिखाइए जहाँ पर आप लोगों को रखा गया है, और यहाँ पर कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कितनी संख्या में बच्चे यहाँ मौजूद हैं। एक बार फिर से दिखाइए जरा तस्वीरें आप। जी, आप देख सकते हैं ये बड़ा सा इंडोर स्टेडियम है, जहाँ पर अंदर इस समय मेरे साथ 160 कर बच्चे, 160 इंडियन स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। इन सब को बेड्स और लिनन्स और कंबल प्रोवाइड किए गए हैं, तकियों से लेकर खाने। अभी जस्ट अभी इनको ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व किया गया है, आप देख सकते हैं। अगर मैं पास आके आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए,
guys, can I show the food? Yes. They are providing this, which is very good. बहुत दिनों के बाद बच्चों ने आज खाना खाया है। पानी से लेकर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और जो ऑफिशियल, जो वॉलंटियर्स हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यहाँ इस समय प्रेजेंट है, उन्होंने बच्चों को काफ़ी हेल्प किया। हर एक छोटी छोटी चीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखें, ये ट्रेडिशनल हंगेरियन, हंगेरियन नहीं, ये ट्रेडिशनल रोमानियन डिश है, जितना मुझे पता चला है। ये चावल है इसके अंदर और ब्रेड के साथ ये दे रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए। और ये जो शेल्टर है, ये इस समय एक गांव में आके है, बॉर्डर से थोड़ा दूर, थोड़े किलोमीटर दूर। और ये देखिए, कॉफी, चाय और दूध गरम सबको प्रोवाइडेड हो रहा है। और इस साइड अगर आप देखें तो पानी की बोतलों से लेकर इनफैक्ट आपको सेब, फ्रूट सब कुछ प्रोवाइडेड है। चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट्स भी हैं। और आप देख सकते हैं जैम्स भी अवेलेबल हैं, ब्रेड भी अवेलेबल है। ये इंडियन गवर्नमेंट की फैसिलिटी है जिन्होंने ये सारा प्रोवाइड किया है। और जितने लोकल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रही है, उन सबका ये जॉइंट ऑपरेशन रहा है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, ऑपरेशन गंगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारा इतना सेफ पैसेज हमें प्रोवाइड करवाया। और क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, मुझे ये भी खबर मिली है कि हमारे जयराम ठाकुर जी, जो हमारे सीएम हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी और उन्होंने बोला कि बच्चों के लिए वो बसेस अरेंज कराएंगे दिल्ली से हिमाचल तक का। उनका भी मैं शुक्रिया अदा हूँ कि वो हमारे हिमाचलियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि इस शेल्टर में मेरे साथ भी काफ़ी दर्जनों हिमाचल के बच्चे हैं जो इस समय खाना खा रहे हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जी, तो अलग अलग राज्यों के बच्चे आपके साथ हैं और बहुत आपने विस्तार से हमें तस्वीरें भी दिखाई, आपने रूबरू करवाया तमाम हालात से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े अनन्या, और बहुत आपने हौसला अब तक रखा है और हम उम्मीद करते हैं जल्द ही आप भारत लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, रोमानिया की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर एक स्टेडियम है ये, और ये इंडोर स्टेडियम है। इस स्टेडियम को यहाँ पर शेल्टर बनाया गया है और 300 भारतीय यहाँ पहुंचे हैं। इन भारतीयों को यहाँ से एयरलिफ्ट करवाया जाएगा और इस शेल्टर होम में तमाम व्यवस्थाएं यहाँ भारतीयों के लिए की गई है। और यहाँ पर भारतीय गवर्नमेंट और वहां पर बहुत से एनजीओ हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ तमाम भारतीयों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की है, रहने की व्यवस्था की है। यहाँ पर इस वक्त ठंड बहुत ज्यादा है, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रोमानिया हो, पोलैंड हो, यहाँ पर पारा 0 से -4 डिग्री तक गिर गया है। ऐसे में ठंड बहुत ज्यादा है और यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में एक शेल्टर बनाया गया है। बच्चों को यहाँ पर रहने की, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कंबल उन्हें दिए गए हैं, पीने के लिए पहले पानी दिया गया और अब उन्हें वहां पर ब्रेकफास्ट भी सर्व किया गया है। और अब इन्हें एयरलिफ्ट होने का इंतजार है। तकरीबन 300 भारतीय हैं जो रोमानिया पहुंच चुके हैं।